तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था कंसंट्रेशन का इन्फ्लुएंस किसी रेट ऑफ रिएक्शन पर, और ये करते हुए हमने एक टर्म डिस्कस किया था जो कि ऑर्डर होता है। और ये जो इक्वेशन बनती है रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द रेज ऑर्डर, इसको हम रेट लॉ कहते हैं, और ऑर्डर प्रैक्टिकली ही कैलकुलेट किया जा सकता है। अब जो काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये बात है कि ये ऑर्डर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अलग चीज होती है। ये तो रेट लॉ को हम इक्वल करने के लिए, मान लो मुझे ए एंड बी के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है। ये एक अलग चीज है, ऑर्डर एक अलग चीज है। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करके देख करके थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की उसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन ऑर्डर लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी जरूर केमिकल डेटा की, केमिकल रिएक्शन कराकर अलग अलग टाइम पर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन निकालने की हमें जरूरत पड़ेगी। तो रेट इज इक्वल टू ए टू द रेज एक्स बी टू द रेज वाई। ये एक्स एंड वाई ऑर्डर है, जबकि ए एंड बी सी एंड डी ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो जब भी हम इसके लिए पूरे रिएक्शन के लिए ये रेट को कैलकुलेट करेंगे, तो रेट को कैलकुलेट करने के बाद हम जो नेट रेट लिखेंगे रिएक्शन का, वो क्या लिखेंगे? रेट, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कोई पावर है इसकी एक्स जो कि कैलकुलेट की जाएगी प्रैक्टिकली, बी कोई पावर है इसकी वाई जो कि प्रैक्टिकली कैलकुलेट की जाएगी। पूरे रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर वो हो जाएगा x प्लस वाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x प्लस वाई। जबकि अगर मुझे ए रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है तो सिर्फ ए होगा, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए इज x, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b इज y। इसको बोलेंगे हम रेट लॉ। इस पूरे केमिकल रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ लिखा जाएगा। किसी रेट लॉ को लिखते हुए जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स लिखी जाती हैं, उन पावर्स का सबमिशन पूरे रिएक्शन का ऑर्डर बोला जाएगा, अगर आपको कभी डिफाइन करना हो। और ये पावर, बार बार मैं बता रहा हूं, ये पावर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, कुछ और है ये जो प्रैक्टिकली ही कैलकुलेट किया जा सकता है। फर्दर अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट इज इक्वल टू के ए टू द रेज एक्स बी टू द रेज वाई, ये किया जा सकता है, इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी। क्या इंडिकेट करता है? यानी रेट ऑफ रिएक्शन के ए टू द रेज एक्स, ये रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये जो हमने एक ग्राफ लास्ट क्लास में बनाया था, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते चले जाते हैं टाइम के साथ साथ, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन कम होते चले जाते हैं, ये एक लिखा था इस तरीके के ग्राफ।
अगर मैं टाइम T2 पर कंसंट्रेशन ले रहा हूं रिएक्टेंट का, टाइम T1 पर कंसंट्रेशन ले रहा हूं, ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात हो रही है, आर की, ये रिएक्टेंट हो गया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है टाइम T1 पर, टाइम T2 पर कंसंट्रेशन कम हो गया, ये पहले ज्यादा था बाद में कंसंट्रेशन कम हो गया। ये तो मैं लार्ज स्केल पर, यानी टाइम इंटरवल अगर मेरे पास ज्यादा है, बड़ा टाइम इंटरवल है, तब मैं इसे चेक कर रहा हूँ, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा के लिए चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर यही बहुत इनफाइनाइट स्मॉल टाइम ले लिया जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ले लिया जाए, जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम, बिल्कुल मैं बोलता हूं कि 6:01 पर, अब हालांकि 6:01 से लेकर 1.00001 सेकंड तक की बात हो रही थी, लेकिन वो मेजरमेंट में नहीं आएगा इतना कम टाइम। तो इंस्टेंटेनियस जो पॉइंट होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा, उसे dr/dt बोला जाएगा, चेंज इन टाइम, यानी बहुत स्मॉल चेंज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, डिसअपियरेंस हो रही है, रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस हो रही है, रिएक्टेंट पहले था, कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, कम होता चला जा रहा है, तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि डिसअपियरेंस हो रही है, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, डिसअपियरेंस मतलब माइनस ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। तो रेट एक्सप्रेशन में हम किसी का भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट की बात हो रही है, ये रेट हम किसी एक के लिए रख सकते हैं, दूसरे के लिए रख सकते हैं, डिसअपियरेंस ऑफ ए, पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डिसअपियरेंस ऑफ ए के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1/a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओवर dt। डिसअपियरेंस ऑफ बी के लिए लिखना पड़ेगा 1/b कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओवर dt। अपीयरेंस ऑफ सी, अपीयरेंस, ये आपस में बराबर रख सकते हैं, इसको माइनस में रखना पड़ेगा, इसको प्लस में रखना पड़ेगा, ये स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये हो सकते हैं। वेल, एक बात ये हो गई। अब अगर हम इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, रेट लॉ क्या है, इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन हमें मोल पर लीटर रखने पड़ेंगे, मोलर कंसंट्रेशन रखने पड़ेंगे ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म्स रेज टू सम पावर। ये सम पावर, पावर कहां से आएगी, प्रैक्टिकली आएगी, ये बात ध्यान देनी, ये रेट लॉ की बात हुई है। ये पावर जो है, अब इत्तेफाक की बात है, चांस की बात है, सेम हो जाए, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है, पावर भी 1 है, तो सिर्फ एक चांस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये अलग भी होगी और ज्यादातर ये अलग ही होती है, लेकिन कई बार दोनों 1-1 भी आ जाती हैं, तो उससे कंफ्यूजन जाता है कि ऑर्डर भी 1 है, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है, लेकिन इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल जो अभी तक हमने पढ़ा, उसको उसके सपोर्ट में ये एग्जाम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, और अगर ये समझ लोगे तो आधा काम हो जाएगा, 50% चीजें समझ आ गई, समझ लो। हमने एक इक्वेशन ली, नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिएक्शन किया ऑक्सीजन से और हमने NO2 बनाया, ये सब के सब गैसियस हैं, NO गैसियस था, O2 गैसियस था, NO2 गैसियस था। अब ये जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो ये डेटा हमें मिले, क्या डेटा मिले, जब हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन NO का रखा मोल पर लीटर में, तब यहां वैल्यू मैं लिखूंगा इसकी, कुछ O2 का कुछ कॉन्सेंट्रेशन रखा, तो कुछ प्रोडक्ट मुझे मिल गया होगा, और उस अकॉर्डिंग मैंने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कैलकुलेट कर ली। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कुछ मैंने कैलकुलेट कर ली। अब इसको कंसीडर करना है, पहला जो डेटा मुझे मिला, अगर मैंने 0.3 मोल पर लीटर NO गैस ली
तब मुझे साथ में O2 मिक्स करना पड़ा 0.3 मोल पर लीटर ही, दोनों बराबर बराबर ले लिए। तो मुझे प्रोडक्ट बनने का जो रेट था, रेट ऑफ फॉर्मेशन, वो मैंने पाया कि 0.96 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ गया। ये पहला डेटा था। तो कम से कम 3 या 4 डेटा मुझे रिक्वायर्ड है अगर मैं ऑर्डर निकालना चाहता हूं या कंपेयर करना चाहता हूं। तो दूसरा मैंने क्या किया, मैंने इसके कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना कर दिया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया, ये तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टेस्ट ट्यूब में 0.3 मोल लिया NO, 0.3 मोल लिया O2, और रिएक्शन का रेट कैसे चेक किया होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टाइम t 0 पर, टाइम सेकंड t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, टाइम t सेकंड 2 पर, सारे टाइम पर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पता करते चले गए। प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज करके मैंने कैलकुलेट कर लिया कि रेट क्या था। रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, जो टाइम टेकन है, टाइम जितना लिया उसने पूरे रिएक्शन ने, जितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हमने देखा। रिएक्शन शुरू होने के 3 सेकंड के बाद कॉन्सेंट्रेशन x था, 5 सेकंड के बाद y था, तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 या 2 जो भी मैंने बोला था। तो ये मैंने रेट कैलकुलेट कर लिया। रेट कैलकुलेट करने के बाद, ये कब रेट कैलकुलेट हुआ, जब दोनों के मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.3 थे। अब मैंने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, फिर दोबारा से स्टार्ट किया, कॉन्सेंट्रेशन इसका कर दिया डबल, 0.6 कर दिया, O2 का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहने दिया। अब देखा रेट पे क्या अंतर आया। रेट में देखा कि यहां बढ़ोतरी हो गई है। रेट पहले 0.96 हो रहा था, अब ये 0.384 हो गया। रेट बढ़ गया, यानी इस पे डिपेंड कर रहा है, इसके कॉन्सेंट्रेशन पर ये पूरा रेट डिपेंड कर रहा है। इसकी डिपेंडेंसी पता चलनी शुरू हो गई। कैसे डिपेंड कर रहा है, कितना कर रहा है, ऑर्डर क्या आएगा बाद की बात है, अभी छोड़ दो। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, एक तीसरा एक्सपेरिमेंट और किया गया। इस बार मैंने NO के कॉन्सेंट्रेशन को वही रखा जो था पहले वाले के रेस्पेक्ट में, और O2 के कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया डबल। अब के रेट देखा, इस बार भी रेट चेंज हो गया और रेट हो गया 0.192। तीसरी बार और मैंने, चौथी बार और मैंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने पर मैंने इस बार इसको भी डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया, दोनों को इकट्ठे मिला करके डबल कर दिया। जब मैं इसको डबल करता हूं तो डबल करने पर रेट पाया गया 0.768, काफी ये बढ़ गया। अब आप इस डेटा को, मैं आपको 30 सेकेंड 1 मिनट दे रहा हूं, ऑब्जर्व करके बताओ कि हो क्या रहा है। इनफैक्ट सोचो, जस्ट मैं पूछूंगा, अभी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप ये सोचो इस डेटा में जब मैं इसको फिक्स करता हूं और इसको डबल कर देता हूं तो रेट 0.096 से 0.192 हो जाता है, बढ़ जाता है रेट। मैं इसको फिक्स कर रहा हूं और इसको डबल कर देता हूं तो रेट 0.096 से 0.384 हो जाता है। जब मैं दोनों को डबल कर देता हूं तो रेट में ये इम्पैक्ट आ गया। तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये आपको इनफैक्ट 1 मिनट के लिए सोच करके बताना है। O2 का कॉन्सेंट्रेशन रखा फिक्स, मैंने इसको कर दिया डबल, फिर चेक किया रेट। जब रेट को चेक किया तो ये पाया कि ये 4 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया। जब मैंने इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, मल्टीप्लाइड बाई 2 करने पर ये मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया, 4 टाइम्स हो गया। इसमें और इसमें स्क्वायर का रिलेशन आ रहा है। अभी मैं रेट पे आऊंगा वापस,
पहले दूसरी बात को फिर दोबारा से मैं ऑब्जर्व कर लूं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको NO के कॉन्सेंट्रेशन को रखा फिक्स। NO के कॉन्सेंट्रेशन को 0.3 से 0.3 रखा, और O2 के कॉन्सेंट्रेशन को 0.3 से 0.6 यानी मल्टीप्लाइड बाई 2। इस बार इसको कर दिया मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको चेक किया। अब इसको देखो, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। अगर मैं 2 जार कर दूं, 0.096 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देता हूं, तो ये आ जाता है 0.192 आ जाता है, यानी रेट 2 गुना हो गया। तो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक रेट लॉ होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर। x मानता हूं मैं, और मैं कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं पहले केस में इस NO का। तो रेट 1 कॉन्सेंट्रेशन 1, रेट 2 कॉन्सेंट्रेशन 2, रेट 1 ये वाला कॉन्सेंट्रेशन 1, रेट 2 कॉन्सेंट्रेशन 2। इसको तो फिक्स रख रखा है, तो डिसाइडिंग नहीं है अभी, ये डिसाइडिंग है। तो जब इसे दुगना किया तो ये 4 गुना हो गया। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं रेट इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 कर देता हूं, तब इस इक्वेशन में पूरी तरह से ये बात एकोमोडेट हो रही है। कैसे एकोमोडेट हो रही है? रेट को जब मैंने दुगना किया, कॉन्सेंट्रेशन को जब मैंने दुगना किया, तो दुगना करने का मतलब पहले मैंने कॉन्सेंट्रेशन मान लिया x, बाद में मान लिया मैंने 2x, तो 2 का टू द रेस 2 करने पर 4 टाइम्स हो गया। यहां भी 4 टाइम्स हो रहा है, तो 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब है कि ये सेकंड ऑर्डर है NO के रेस्पेक्ट में। यहां से मुझे बात जो पता चली कि NO के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। नंबर 1 बात एक पता चल गई मुझे ये। दूसरी बात पर आता हूं। दूसरी बार मैंने इस NO के कॉन्सेंट्रेशन को रखा फिक्स, मल्टीप्लाइड बाई 1 करा, यानी इसका इफेक्ट ही नहीं देख रहे हैं हम। अब मैंने इसके कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया 2 गुना, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। मल्टीप्लाइड बाई 2 करने पर रेट मैं अब चेक कर रहा हूं, इसका मल्टीप्लाइड बाई 2 ही हो गया, यानी इसको दुगना करने पर दुगना आया। तो पावर 1 का रिलेशन चल रहा है रेट में एंड कॉन्सेंट्रेशन में, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 पावर 1। मैं इसको दुगना करूंगा तो दुगना होगा, 3 गुना करूंगा तो 3 गुना होगा। अगर इसके रेस्पेक्ट में रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 आ रहा है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को दुगना करने पर ये 4 गुना हो जाता है। पावर 3 होती तो दुगना करने पर 9 गुना हो जाता। पावर फ्रैक्शनल होती है 1.3 होती, तो उसी अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते थे कि रेट को कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर रेट में क्या परिवर्तन आ रहा है, या हो सकता है रेट चेंज ही ना हो रहा हो। मैंने कॉन्सेंट्रेशन 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब जीरो ऑर्डर है, इस कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 है। तो मैंने इस डेटा से ये पावर निकाल ली, वही जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ऑर्डर की। ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, x+5 होगा। तो मैं इस पूरे रिएक्शन के लिए जो ये ऊपर लिखा है, इस पूरे रिएक्शन के लिए मैं ये बता सकता हूं, इस पूरे रिएक्शन के लिए, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो concentration to the raise NO power 2 and concentration of O2 the power 1, ये रेट लॉ है इस केमिकल रिएक्शन का। प्रैक्टिकली इस डेटा से पता चलेगा, इसके अलावा हम नहीं बता पाएंगे इसको। और क्या मैं आगे बढ़ा सकता हूं इसको, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, कांस्टेंट लिख दो, रेट इज इक्वल टू के NO की पावर 2 O2 की पावर 1। ये हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। रेट की जगह जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो लिख दो, -dr/dt। इंडिविजुअल के लिए लिख दो, NO के लिए लिख दो, O2 के लिए लिख दो, NO2 के लिए लिख दो, माइनस की जगह प्लस करके लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -d रिएक्टेंट ओवर dt इज इक्वल टू k NO की पावर 2
मल्टीप्लाइड बाई O2 की पावर 2, ये रिलेशन आना चाहिए। बात समझ आ गई सब लोगों को? ये अच्छी तरह से इस डेटा को एनालाइज करना अगर आ गया तो 50% काम हो गया ये आपका पूरा। फर्दर देखो, ये एक्सपेरिमेंट इंडिकेट क्या करता है? डिपेंडेंस, कॉन्सेंट्रेशन पर रेट की डिपेंडेंस को बता रहा है। पहला पॉइंट ही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, रेट पर क्या फर्क पड़ा? तो डिपेंडेंस, और उस डिपेंडेंस का एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमें पता चल गई कि डिपेंडेंस किस तरह से है। वो दो गुना करने पर रेट दुगना हो गया, कॉन्सेंट्रेशन दो गुना करने पर रेट 4 गुना हो गया, ये डिपेंडेंस पता चल रही है। और ये डिपेंडेंस ही, वो जो पावर है कॉन्सेंट्रेशन की, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द फर्स्ट पावर, 1 पावर हो जाती है, और NO के रेस्पेक्ट में। तो रेट लॉ हम इसमें लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K NO टू रेज टू, और इसकी पावर 1 लिख दी गई। तो डिफरेंशियल फॉर्म अगर मुझे लिखनी है, डिफरेंशियल फॉर्म माइनस dr ओवर dt इज इक्वल टू K NO2। तो ये डेटा के साथ हमें चाहिए। अलग अलग रिएक्शन के लिए, अलग अलग रिएक्शन के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करके ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन। अब जैसे हमने ये ऑर्डर निकाल लिया, तो हमेशा कोई भी कहीं से भी कॉन्सेंट्रेशन लो आप, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। ये बात अब परफेक्टली ट्रू हो जाएगी कि हमेशा ये रेट ऑफ रिएक्शन इसी पैटर्न पर चलना चाहिए। कौन सी इक्वेशन के लिए? NO2 प्लस O2 गिव्स NO2। इस रिएक्शन के लिए ये अब एक रेट लॉ फिक्स हो गया है, और इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग ही ये केमिकल रिएक्शन अब आगे प्रोसीड होगा। बाकी और दूसरी कोई केमिकल रिएक्शन के लिए मैं करना चाहता हूं, तब एक्सपेरिमेंटल डेटा फिर चाहिए, फिर उस एक्सपेरिमेंटल डेटा से आप एनालाइज कर पाओगे चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और उससे कुछ कंक्लूजन करके ये डेटा निकाला। मान लो क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, क्लोरीन से रिएक्शन करके CCl4HCl बनाता है। तो उसके लिए जो रेट कैलकुलेट किया जाता है, वो रेट कैलकुलेट किया जाता है, रेट इज इक्वल टू K CHCl3 टू द रेज 1, यानी क्लोरोफॉर्म के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है एंड क्लोरीन के रेस्पेक्ट में हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। ये हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन देख करके नहीं लिख सकते, या तो हमें ये एज इट इज गिवन होगा, या वो डेटा का चार्ट गिवन होगा हमें। जैसा पहले अभी मैंने एक प्रॉब्लम जो आपको कराई NO एंड O2 वाली, ये चार्ट हमें गिवन होगा। इस चार्ट से आप ये रेट लॉ लिख पाओगे, उसके बिना नहीं लिख सकते। सिर्फ केमिकल रिएक्शन मैं दे दूं और आपसे कहूं कि रेट लॉ लिखो, तो आप कहोगे नहीं पॉसिबल है। एक्सपेरिमेंटल डेटा मिल जाएगा, तब आप इसे लिख पाओगे। एक और इक्वेशन है, अब ये आपको पता चल गई, ठीक है। तो कुछ जो ऑड वाली सी होती हैं, उनके ऑर्डर कई बार याद भी कर लिए जाते हैं, जरूरत नहीं है पड़ती कहीं इनकी। लेकिन कुछ ऑर्ड्स हैं, जैसे ये 1/2 ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर आ गया, तो अगर कभी एग्जाम्पल देना हो तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो। हमारे पास एक ये है, जैसे CH3COO C2H5 एस्टर है, ये मॉलिक्यूल जो होता है एस्टर कहलाता है। ये वाटर से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल बना देता है। तो इसके लिए जो रेट लॉ आता है, जब आप प्रैक्टिकली चेक करते हो, रेट लॉ आता है ये एसिटिक एसिड के, इसके एसिटो एसिटिक एस्टर के रेस्पेक्ट में 1 आता है, ये एस्टर के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, वाटर के रेस्पेक्ट में 0 आएगा। मतलब वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, आप चाहे जितना वाटर लो, रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन का रेट सिर्फ एस्टर पर डिपेंड करता है, वाटर पर डिपेंड नहीं करता। मैं बोल सकता हूं कि इस पूरे रिएक्शन का रेट 1 डिपेंड करता है ऑर्डर पर 1 पर, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 प्लस 0, ये 1 प्लस 0, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 फॉर दिस। इस पहले वाले रिएक्शन के लिए, पूरे रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है रिएक्शन का, वो इसका तो 1 हो गया, इसका 1/2 हो गया, 1 प्लस 1/2।
ये ऑर्डर रिएक्शन का हो जाएगा ऊपर वाला जो होगा। तो ये जो इसमें न्यूमेरिकल जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिया जाता है, आपको रेट लॉ लिखना होता है। एक मोड न्यूमेरिकल का इस चैप्टर में ये होता है। एक टाइप के न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे, आपको पूरी लिस्ट दी होगी डेटा की, जैसा ये वाला डेटा था अभी ऐसी दी होगी लिस्ट। ये डेटा आपको दिया होगा सारा, और आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा? आपको क्वेश्चन दिया होगा कि रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, राइट रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। ये क्वेश्चन दिया हो सकता है। रेट लॉ लिखने के लिए भी ऑर्डर चाहिए पहले। किसी एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, जैसे NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है, O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है, तो आप ये बता सकते हो। पूरे रिएक्शन का तो हम इन्हें ऐड करके बताते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल का भी बता सकते हो। ठीक हो गई बात? ये बताते बताते तो मैंने इतना टाइम लगा दिया कि थ्योरेटिकली हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। रेट लॉ कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड थ्योरेटिकली, इट कैन बी प्रेडिक्टेड ओनली एंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। वही जो डेटा गिवन होगा उससे बता पाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने के लिए कैसे हमें बोलना पड़ेगा? किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखते हुए जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स होती हैं, उन पावर्स का समेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और किसी एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट की जो पावर आती है वो उस इंडिविजुअल रिएक्टेंट का ऑर्डर होता है। ऑर्डर किसी एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, पूरे रिएक्शन के रेस्पेक्ट में जो आएगा, सारे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स का समीशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये डिफाइन हम कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको नोट कर लेनी चाहिए। कोई हमने एक रिएक्शन लिया, स्मॉल ए क्या है? स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, प्लस स्मॉल बी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। रेट एक्सप्रेशन हमने लिखा, कहां से आया रेट एक्सप्रेशन? प्रैक्टिकल डेटा से। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। लिखने के बाद हम ये x प्लस वाई जो बोलेंगे, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। इसको नोट करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, ये देखते ही कर लोगे आप, अगर आप इसे देख करके सॉल्व करना चाहते हो तो। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है ये। कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो ऐड ही करना है। रेट एक्सप्रेशन नहीं दिया है तो न्यूमेरिकल डेटा से आपको रेट एक्सप्रेशन निकालना होगा। यहाँ तो गिवन है रेट एक्सप्रेशन, तो आपको ए के लिए एंड बी के लिए, दोनों के लिए बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बड़ी जल्दी से इसको करके चैट बॉक्स में लिख दो, आंसर सब लिखो। एक साथ लिखना दोनों, ए एंड बी दोनों इकट्ठा, कभी पहले ए पहले बाद में बी लिखो। जल्दी से आंसर लिखो इसका। ए का एंड बी का सिर्फ आंसर लिखना है। तो इसके बाद हम इनकी यूनिट्स कर सकते हैं, के की यूनिट्स कर सकते हैं। के की यूनिट जब हम करेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो मान लो रेट इज इक्वल टू के ए टू द रेज एक्स पी टू द रेज वाई। तो के क्या हो जाएगा यहां पर? रेट ओवर ए टू द रेज एक्स बी टू द रेज वाई। रेट क्या होता है? रेट के लिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम रेट के लिए। और ये क्या है? ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्या है? ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है।
तो कॉन्सेंट्रेशन के जो भी नंबर्स आएंगे यहां, इस कॉन्सेंट्रेशन का, इस कॉन्सेंट्रेशन का, इसका प्रोडक्ट ये आ गया। और रेट क्या हो गया? रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन टाइम या टाइम, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो K की यूनिट हम किसी भी ऑर्डर के लिए एक्स वाई के टर्म्स में निकाल सकते हैं, और फिर एक्स वाई की वैल्यू जब आ जाए तो एक्स वाई की वैल्यू रख करके हम K की यूनिट डिसाइड कर पाएंगे। सीधे लिख दिया मैंने कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। n का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर हो गया सीधा, यानी x प्लस वाई करके जो भी आएगा। आप अलग अलग कर लो, बाद में भी ऐड ही करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन 1 टू द रेज 1 माइनस n एंड टाइम, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये पावर 1 है। जब आप ऊपर ले जाओगे इसको तो कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n हो जाएगा। ये टाइम नीचे है, टाइम इनवर्स आ जाएगा। ये यूनिट डिसाइड कर ली जाएगी। n क्या है? जहां n है ऑर्डर x प्लस वाई। SI यूनिट क्या है इसकी कॉन्सेंट्रेशन की? मोल पर लीटर। SI यूनिट ये रखनी है। और कॉन्सेंट्रेशन की मोल पर लीटर SI यूनिट रखी जाएगी। टाइम की सेकंड है ही। समझ आ गई होगी आई होप। तो सिंपल सी बात है। किसी केमिकल रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर पता चल जाता है, कहां से निकलेगा? डेटा जो आपको गिवन है, लिस्ट जो आपको गिवन है। ऑर्डर आपने पाया कि 0 निकला, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? क्या होगी? 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, टाइम की पावर -1। तो सीधी सीधी क्या हो जाएगी? 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड इनवर्स है ना, तो टाइम की सेकेंड हो गई पर सेकेंड। अगर मुझे बोला जाए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऑर्डर, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर n की वैल्यू 1 आ गई, x प्लस वाई करके जैसे कैसे करके हमने डेटा से चेक कर लिया, x प्लस वाई से वैल्यू 1 आ जाती है। तो मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ 1। 1 माइनस 1 ये तो हो गया 0, 0 मतलब 1, कॉन्सेंट्रेशन टू द रेज 0 ये तो हो गया 1। टाइम इनवर्स है बस, यानी k जो मेरे पास होगा, k क्या चीज? रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स रहेगी। आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल लो, n की वैल्यू 2 रखो। जब आप n की वैल्यू 2 रख दोगे तो यहां 1 माइनस 2 रखो, -1 बच जाएगा। -1 बचा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल इनवर्स हो गया, पर लीटर था, ऊपर भी -1 है तो ये पहुंच जाएगा ऊपर। और टाइम इनवर्स है, ये तो है ही, ये तो पर सेकंड, तो ये हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकंड। आपको किसी फ्रैक्शनल ऑर्डर की निकालनी है, 3/2 की निकालनी है। n की वैल्यू 7 रखी है, n की वैल्यू 3/2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लो फ्रैक्शनल आ गया, 1/1.5 आ गया, यहाँ वैल्यू रख करके निकाल लो। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है कई बार रेट कांस्टेंट निकालना। ये एक परमानेंट क्वेश्चन है बोर्ड का कि अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें यूनिट बतानी होती है, रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होती है। तो ये यूनिट आप बता सकते हो। तो ये एक सिंपल सा जो बात मैंने बताई इनफैक्ट वही है, ये रिएक्शन ऑर्डर यूनिट 0 ऑर्डर के लिए। ये ओवरऑल रिएक्शन है 0 ऑर्डर,
किसी एक कंपोनेंट की बात नहीं है। जैसे मैं कहता हूं A प्लस बी इज गिविंग प्रोडक्ट, तो रेट मैंने निकाला, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन x, इसके रेस्पेक्ट में b के रेस्पेक्ट में आ गया ये y, तो x प्लस y की वैल्यू है 0। ये ऑर्डर 0 जो है ओवरऑल पूरे रिएक्शन का रेट है, एक कंपोनेंट की बात नहीं हो रही है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये -1 हो सकता है, तो 0 आ जाए, या किसी भी तरह से करके दोनों के 0 0 आ जाए, ओवरऑल रिएक्शन 0 हो सकता है। तो पूरे रिएक्शन के लिए अभी जो मैं हमने यहाँ n डिस्कस किया ना, ये क्या है, ये ऑर्डर जो है n है, और n क्या है, x प्लस वाई है, पावर्स का सबमिशन है। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया ही है, ये तो सिंपल है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी, उसी में वैल्यू पुट करके जो अभी निकालना बताया। सेकंड ऑर्डर के लिए निकाली जा सकती। नोट कर लो जल्दी जल्दी से इसे। तो केमिकल काइनेटिक्स के व्यू पॉइंट से केमिकल रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा दो मॉलिक्यूल के कोलिजन के बिना नहीं होगा। ये दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक टेस्ट ट्यूब में रखा है एक टाइप का मॉलिक्यूल ए, दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल बी रखा है दूसरी टेस्ट ट्यूब में, और दोनों बस रखे रखे रिएक्शन कर गए। ऐसा तो नहीं होगा, इनको मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करना है क्या मतलब, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं तो कोलाइड भी करेंगे, कोलाइड करेंगे तो बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। कोलिजन है सबसे बड़ा कारण, टकराना इनका आपस में सबसे बड़ा कारण है प्रोडक्ट के बनने का। अब जब ये टकराते हैं तो टकराने के बाद या तो सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, या टकराने के बाद इन्होंने कोई और एक डिफरेंट चीज बना दी प्रोडक्ट के अलावा, उसको कहा गया इंटरमीडिएट। फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। इसको मैं बोलूंगा कि ये सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। और ये एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को लिखने में हमें पहले कई सारे इंटरमीडिएट लिखने पड़ेंगे। इंटरमीडिएट लिखने के बाद फिर हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। आप बिल्कुल ऐसे सोच सकते हो जैसे आप कहीं डेस्टिनेशन पर यहां से जाते हो, दूर कहीं डायरेक्ट पहुंच जाते हो, यहां से स्टार्ट किया 5 घंटे के बाद मान लो दिल्ली पहुंच गए, तो आपकी ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट थी। बीच में एक स्टेट ट्रांजिशन आई जरूर, लेकिन वहां रुके नहीं आप, आपने कहीं बीच में ऐसा नहीं कि आप स्टे कर गए। लेकिन दूसरा एक आपका ट्रैवल ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्टार्ट किया यहाँ से, सपोज करते हैं आपको यूएस जाना है, कनाडा जाना है, तो आपने क्या किया, इतना लंबा सफर कौन करेगा, 20-22 घंटे कौन बैठेगा हवाई जहाज में। आपने सोचा पहले एक ट्रिप लगाते हैं बीच में, लंदन में 4 दिन रुक जाते हैं, जाके आपने जाके यहाँ डेरा डाल लिया, 2 दिन 3 दिन रेस्ट किया आराम से, फिर 3 दिन के बाद यहाँ से ट्रैवल कर दिया। तो ये एक स्टेट बीच में आई, पार्ट में गए आप, पहला पार्ट हो गया ट्रैवल का, दूसरा पार्ट हो गया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और भी ज्यादा हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में ये और भी ज्यादा हो सकता है। ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएंगे जिनमें इंटरमीडिएट बनते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएंगे। और इसमें इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट बन जाता है, और वो जो इंटरमीडिएट होता है वो थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करता है, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, लेकिन एक स्टेट ऐसी एक्टिवेटेड आती है जिसमें आप ट्रैवल कर रहे होते हो, उसको भी हम ग्राफ से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें कि डेफिनेशन हम एलिमेंट्री रिएक्शन की कैसे देंगे, द रिएक्शंस इन विच
The molecules react exactly as the stoichiometric equation written for a reaction is called elementary. और भी आसान तरीका है पहचानने का, इसको हम जानना चाहते हैं अगर, जैसे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, मान लो एक ए मॉलिक्यूल ने कोलिजन की बात जैसे मैं कर रहा था, एक ने इससे सीधे रिएक्शन कोलाइड कर गया और सीधे प्रोडक्ट बना दिया, ए बी बना दिया, जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है एज इट इज वैसे ही प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिएक्शन के प्रोडक्ट उस तरह से नहीं बन पाते, कुछ पहले ये रिएक्शन करने के बाद पहले इंटरमीडिएट कोई एक्स बनाएगा, एक्स से फिर जाकर के प्रोडक्ट बना। यानी जो सचमुच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन अगर उसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो लिखे हुए हैं केमिकल रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए, उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, उनसे कुछ अलग सा हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक ग्राफ है बस काम का। ये मेन बात तो ये है, हमने कोई रिएक्टेंट लिया, यहां से स्टार्ट किया हमने, चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचना है, प्रोडक्ट डेस्टिनेशन, बीच में ये ट्रेवल, यहाँ बैरियर जरूर आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये बिना बैरियर के नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि हमने यहां से स्टार्ट किया बिना एनर्जी के हम यहाँ पहुंच गए, नेवर। चाहे आपको सिंपल रिएक्शन करना है, चाहे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करना है, तो ये एक एनर्जी बैरियर चाहिए आपको। यहां से आप अगर उठ करके दिल्ली जाना चाहते हो, कोई एक एनर्जी, मन बनाना पड़ेगा, सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, बैग तो एक छोटा सा बनाओगे ही, उठ करके चलना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि विदाउट एनी टाइम लैग आप खड़े हो गए और बस चल पड़े, नेवर। तो ये एक एनर्जी बैरियर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी चाहिए एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए तो चाहिए ही चाहिए। उसके लिए तो कई सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, एक जगह जाओगे, जाके रुक जाओगे 2-4 दिन, फिर दोबारा से आप सामान इकट्ठा करोगे, फिर चलना शुरू करोगे, यानी मोर देन वन स्टेप्स में होंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होंगे। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्टेंट में एक से ज्यादा अगर ले लेता हूं, ए एंड बी, तो ये एनर्जी जो पीक वाली दिखाई गई है, ये वो दिखाई जा सकती है जिसमें जब ये ए एंड बी दोनों दूर दूर थे मॉलिक्यूल, इनकी रिएक्टेंट की नेट एवरेज एनर्जी थी, ए एंड बी की दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी, लेकिन हमने एवरेज एनर्जी मान ली कि रिएक्टेंट की एनर्जी है। जब ये कोलाइड किए आपस में, कोलाइड करने पर इनकी कुछ एनर्जी बढ़ेगी, ये कोलिजन हुआ इनमें, कोलिजन वाली स्टेट में ये एनर्जी, ऐसा नहीं कि कितना भी कोलिजन आप कर दोगे तो रिएक्शन हो जाएगा, एक प्रॉपर एनर्जी का कोलिजन चाहिए होता है, यानी ये बैरियर चाहिए एनर्जी, इसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम बोल रहे होते हैं। नोट करो इसे ग्राफ। तो जो बात मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं, उसमें कई सारी बातें मैंने बताई काम की। रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी, वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कुछ ज्यादा एनर्जी हमें किसी एक गिवन रिएक्शन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। इससे कम अगर आपने एनर्जी दी इसको, दोनों के कोलिजन को, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि हल्के से बस मॉलिक्यूल को लाके आपने टकरा दिया और प्रोडक्ट बन गया। एक प्रॉपर फोर्स या उससे ज्यादा से जब कोलिजन होगा, तब ये प्रोडक्ट बन पाएगा। मॉलिक्यूल आए, कोलाइड करने के लिए आ रहे थे, सपोज करते हैं यहां मॉलिक्यूल आ गया, एक मॉलिक्यूल कोलाइड करने के लिए चला, लेकिन क्रॉस हो गया बराबर, एनर्जी बहुत थी दोनों में, लेकिन कोलाइड ही नहीं कर पाया, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, खाली एनर्जी भी काम नहीं करती, कोलिजन चाहिए। ये कोलिजन आमने सामने का बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन का कोलिजन होना चाहिए, तब होगा। ठीक है, प्रॉपर डायरेक्शन का कोलिजन था, लेकिन वो इतना धीमा कोलिजन था कि कुछ हुआ ही नहीं, प्रोडक्ट नहीं बन पाया, एनर्जी कम रह गई। कोलाइड करने के बाद ये वाली जो ट्रांजिशन एनर्जी है, ये कोलिजन से मिल रही है इनको।
ये एनर्जी कम रह गई, यहां तक की हो पाई, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये यहीं रुक जाएगा रिएक्टेंट से। तो एक प्रॉपर एनर्जी से कोलिजन रिक्वायर्ड है। क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग, कई बार क्या होता है, फील्डर होता ही नहीं, आपने हिट तो कर दिया और वो बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल जा भी रही है बिल्कुल, और ग्राउंड से लगी लगी बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं है, लेकिन वो बाउंड्री लाइन से पहले ही रुक गई बॉल। इतनी एनर्जी नहीं थी बॉल के एंड बैट के कोलिजन में, इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इसको बाउंड्री लाइन के पार कर दे, यानी प्रोडक्ट बन जाए। तो यहां तक बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने में अगर कोई फील्डर नहीं भी है रोकने वाला, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कोलिजन एनर्जी चाहिए होती है। उससे ज्यादा आप करोगे तो बाउंड्री लाइन के पार जाएगा, उससे कम पे ये नहीं जा पाएगी, चाहे 1 इंच पहले रुक जाए। तो एनर्जी, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो रिएक्टेंट से ज्यादा होगा डेफिनेटली, ये रिएक्शन के लिए चाहिए। हम ग्राफ ये कभी ऐसा नहीं बना सकते, मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, रिएक्टेंट से भाई प्रोडक्ट का की एनर्जी कम है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। अब ऐसा थोड़ी है कि प्रोडक्ट खुद से ही एनर्जी, तो क्योंकि कम है प्रोडक्ट की, तो रिएक्टेंट खुद से ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की ज्यादा है। फिर भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके बावजूद भी कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, फिर भी रिएक्टेंट को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा। इसको यहां से उठा करके चलाना पड़ेगा ऐसे। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक रिएक्शन के लिए चाहिए होता है, जो आपको देना पड़ेगा। साथ के साथ एडिशनल में, एलिमेंट्री रिएक्शन तो हो गया है तो समझ लग गई होगी आपको बात। मैं एडिशनली एक बात बताना चाह रहा हूं, जो एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, यहीं के यहीं समझ आ जाएगा ये आपको। अब ऐसा नहीं है कि जो कैरोसिन ऑयल है, जब हम उसे मैच स्टिक दिखाते हैं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन में क्या रिएक्शन हो रहा है, जो कैरोसिन ऑयल है इनफैक्ट वो हाइड्रोकार्बन होता है, पेंटेन आइसोपेंटेन वगैरह होते हैं वो सब। तो पेंटेन कैसे केमिकल रिएक्शन करता है, O2 जो एनवायरमेंट में O2 है उसके साथ कंबाइन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। ये होते हैं केरोसिन ऑयल के रिएक्शन। लार्ज अमाउंट ऑफ, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है। एनर्जी लिबरेट हो रही है मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा है। जो बच गई एनर्जी, ये एक्सोथर्मिक टाइप ही तो रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, इतनी एनर्जी बच गई, ये एनर्जी निकल गई। तो एनर्जी निकल गई इसका मतलब ये थोड़ी है कि केरोसिन ऑयल रखा है और एनवायरनमेंट में O2 भी है, खुद से थोड़ी ना फायर पकड़ लेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा उसे। एक्टिवेशन, वो मैच स्टिक जो है वो क्या कर रही है, वो एक्टिवेशन एनर्जी दे रही है उसे, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उसे मिल गई, तब उसके बाद एक बार चेन बन गई तो वो वहीं से फिर अपनी एनर्जी एक्टिवेशन लेता रहेगा, उसी फायर से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लेता रहेगा और वो चलती रहेंगे चेन रिएक्शन, लेकिन इनिशिएट करना पड़ेगा। तो ये एक और कंसेप्ट आपको इसके साथ सीखना है। एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, और साथ के साथ बड़ा थोड़ा सा एक प्राइमरी आइडिया एक्टिवेशन एनर्जी का भी दिया। अगर हम वर्ड्स में एक्टिवेशन एनर्जी को सोचना चाहें, किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी देना जरूरी होता है, कम या ज्यादा वो बातें अलग है। अगर बाउंड्री बहुत छोटी कर दो आप, पिच के बिल्कुल 10 कदम के बाद बाउंड्री, फिर तो हर बॉल पे चौका लगेगा, ये बाउंड्री एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। और ग्राउंड डबल कर दो जितना, तो किसी का भी फोर नहीं लगेगा। ये तो अलग चीजें हो गई ना, ये तो मेजरमेंट हो गए सारे के सारे उनके अकॉर्डिंग। तो हम एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी रिएक्शन की बहुत बढ़ा दें तो प्रोडक्ट बनना तो बहुत मुश्किल है फिर। और किसी की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दो, एक ग्राफ मैंने ये बनाया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एक ग्राफ मैंने ये बनाया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट,
अब यहाँ इतनी एनर्जी चाहिए भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कहाँ से आएगी इतनी एनर्जी? कोलिजन कराओ, इतना कोलिजन कराना पड़ेगा तो टूट फूट जाएंगे तो मॉलिक्यूल। जब तक इतनी एनर्जी से कोलिजन नहीं कराओगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कोलिजन करा दिया बैट से बॉल का और वो चढ़ गई बॉल ऊपर आसमान में, फिर तो कैच हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगी वापस, सीधी कैच होगी। डायरेक्शन भी चाहिए, कोलिजन का डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, बाउंड्री लाइन की तरफ होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल दो आए कोलाइड करने के लिए, लेकिन एजेस ले गए, ये एनर्जी तो बहुत थी लेकिन एज ले गया, वो बेकार रह जाए। प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नीडेड, प्रॉपर एनर्जी इज नीडेड, एक बेयर मिनिमम अमाउंट एनर्जी से ज्यादा एनर्जी चाहिए, तब जाकर के ये कोलिजन हो पाएगा। और हम इसको बोलेंगे कि ये अमाउंट एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। ये एनर्जी का अमाउंट जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतना ही मुश्किल होगा। रिएक्शन मुश्किल होना आसान होना इन बातों पर डिपेंड करता है। तो रिएक्शन के दो टाइप ये मैं बता रहा था, उस रेफरेंस में मैंने आपको एक और चीज भी बता दी जो एक्टिवेशन एनर्जी, थोड़ा सा आइडिया दिया। प्रॉपर डेफिनेशन इसकी बाद में आएगी। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई सारे स्टेप्स में होते हैं, इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल रिएक्टेंट ऑकर थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया बस वो याद रखो, यहाँ से गए, जाके थोड़ी दूर रुक गए, 2-4 दिन स्टे किया, फिर चल पड़े, लंबा सफर है तो फिर कई सारे स्टेप्स हैं, तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन हम बोल रहे होते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम बोलते हैं। ये एलिमेंट्री की स्पेलिंग से ही कर लेना। दीज आर कॉल्ड एज नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन और इनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमने कोई रिएक्टेंट लिया, उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, तो ये डायरेक्ट नहीं बना, ए से पहले एक्स बन गया, एक्स से फिर वाई बन गया, वाई से फिर प्रोडक्ट बना है। ये केमिकल रिएक्शन बोले जाने चाहिए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कई सारे स्टेप्स में हम इन्हें सोच सकते हैं। इसमें एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी। पहली ट्रांजिशन स्टेट देखो, जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है ये वाली होगी, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट ये होगी। एक तरीके से कह सकता हूं मैं कि पहले रिएक्शन का स्टेप 1 का ये एक्स बन गया, एक्स इंटरमीडिएट है, ये एक्स ने फिर वाई बनाया, या एक्स से सीधे प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, तो ये जब हम मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो यही बोला जाएगा क्योंकि इंटरमीडिएट इसका प्रोडक्ट है और दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट है इंटरमीडिएट। ये दूसरा स्टेप 2 जो है उसका इंटरमीडिएट जो है ये रिएक्टेंट है और इसका ये प्रोडक्ट हो गया, ये लिखा जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेंगी, एक ट्रांजिशन स्टेट 1 बन गई, एक ट्रांजिशन स्टेट 2 बन गई। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन सीधे सीधे नहीं होते, इनके जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हैं हम उनसे सीधे नहीं बोल सकते कि बस वो वैसे के वैसे ही मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। हो सकता है 3 मॉलिक्यूल हैं, पहले ए बी से रिएक्शन करके एक्स बना रहा है, फिर एक्स सी से रिएक्शन कर रहा है, फिर सी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बन रहा हो, तो थोड़ा सा वे अलग हो जाता है। एक कोलिजन में काम नहीं चलता, इसमें एक से ज्यादा कोलिजन्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इसीलिए इनको कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हम बोल रहे हैं या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। तो ये वाले जो ग्राफ्स हैं कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के इस तरह से बनेंगे। प्रोडक्ट रिएक्टेंट से पहला स्टेप हो गया स्टेप 1, पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, फिर दूसरा स्टेप होगा दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, EA2 कहलाएगी ये सेकंड स्टेप की, फिर इसने बना दिया ये प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोले जाएंगे। ठीक हो गई बात? मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जितनी भी आपको गिवन है, कोई भी ए बी सी जितने भी एटम है या आयन है मॉलिक्यूल है, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना 2A + B
इसने प्रोडक्ट बनाया। तो दो तो ए आपस में, और तीसरा एक ये बी, ये इकट्ठे कोलाइड कर गए एक जगह। कोलिजन ऐसे हुआ कि एक बी और दो ए। तो मॉलिक्युलरिटी 3 होगी इसकी, दो ए कोलाइड किए एक बी। एलिमेंट्री रिएक्शन में सीधे जितने मॉलिक्यूल डायरेक्ट कोलाइड करते हैं, बड़ा रेयर रिएक्शन होता है जिसमें मॉलिक्युलरिटी 2 होती है, या तो मॉलिक्युलरिटी 1 होती है, एक ही मॉलिक्यूल सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या 2 होती है। 3 मॉलिक्युलरिटी वाले, 4 मॉलिक्युलरिटी वाले बहुत रेयर रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम होती है कि 4 मॉलिक्यूल इकट्ठे एक साथ कोलाइड करें। उसके लिए हमें बड़े रैंडम मोशंस देखने पड़ते हैं, और सैकड़ों हजारों किसी कोलिजन में से एक कोलिजन ऐसा हो पाएगा कि इकट्ठे चारों के चारों मॉलिक्यूल एक साथ एक पॉइंट पर कोलाइड कर पाए, और कोलाइड कर पाने में फिर एक प्रॉपर एनर्जी से कोलाइड कर पाए। प्रॉपर एनर्जी भी है तो उनके ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो, ऐसा नहीं कि कहीं भी इधर उधर एज से या कहीं और किसी पोजीशन से टकरा गए तो प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसे बहुत कम रिएक्शन, जैसे जैसे मॉलिक्युलरिटी हाई होती जाती है रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कम होती चली जाती है। जैसे हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल इनिशियली होता है। अब ये हमें एलिमेंट्री रिएक्शन पता होने चाहिए तभी हम बता पाएंगे। बायमोलिकुलर रिएक्शन, दो HI मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो इसमें मॉलिक्युलरिटी 2 आ जाती है। रेयरली ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन होते हैं, यानी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन रेयरली 3 होती है, इससे ज्यादा ना के बराबर चांस रहते हैं। मोर देन 3 जो है यानी टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ना के बराबर चांस होते हैं।